तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व किया था, इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही आसान चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट है वह है 140। हमें 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे कर दो, ठीक है। अब देखो 140 ऐसे, जैसे हम एलसीएम ज्ञात करते हैं वैसे 140 ऐसे लिखेंगे। अब देखो ये बताओ 140 सबसे छोटी संख्या से काटेंगे, तो सबसे छोटी संख्या 1 2 से काटो तो कितनी बार में कटेगा, 70 बार में, ठीक है। और फिर देखो 70 काटो 2 से, तो 2 कितनी बार में कटेगा, 35 बार में, तो 35। अब देखो 2 के 35 2 से कटेगा नहीं कटेगा, तब 3 से काटेंगे, तो 3 से भी नहीं कटेगा। उसके बाद से 4 से काटेंगे, तो 4 के पहाड़ा में 35 आता है, नहीं ना आता है, तो उसके बाद से 5 से काटेंगे। हाँ, 5 के पहाड़ा में 35 आता है, 5 सत्ते 35, तो क्या होगा 5 सत्ते 35। अब देखो अब 7 तो 37 से कटेगा भाई, तो 7 से 37 से, तो क्या करेंगे, तो 140, तो 140 इक्वल टू यहाँ पर जितने भी संख्या आया हुआ है उसको ऐसे लिखेंगे 2 गुणे 5 गुणे 7, हो गया आंसर। और सेकेंड वाला है तो 156, तो क्या करेंगे, ऐसे बना देंगे 1 5 6 लिखो। अब 2 से काटो, तो 2 सत्ते 14, तो 14 में से 15 गया तो 1 बचा, तो 1 2 8 16। अब देखो 78 2 से कटेगा, तो 2 3 6 और 2 9 18। अब देखो 39 है, तो 39 तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, तो 3 13 बार में, 3 करने 3 3 3 का 9। अब 13 आया, तो 13 13 करने 13, तो क्या करेंगे 1 5 6 क्या लिख सकते हैं, 1 5 6 को 2 गुणे 3 गुणे 13, यह होगा इसका आंसर। तो तीसरा है 3825, तो क्या करेंगे 3825, तो 3825, तो देखो 3008 से 825 के अंत में क्या है, 5 है, तो 5 है, इसका मतलब यह 2 से नहीं कटेगा, यह कटेगा 3 से, नहीं तो 5 से। तो सबसे पहले यहाँ पर 3 से ट्राई कर लेते हैं कटता है कि नहीं। 3 8 2 5, तो 3 से काटो, 3 एक 3 आया क्या 8, तो क्या हुआ 3 दूनी 6। अब देखो 8 में से 6 घटाओ कितना हुआ 2, और 2 यहाँ पर है तो 2 फिर से आएगा, 3 सत्ते 21, 22 में से 21 घटाओ कितना हुआ 1, 5 यहाँ पर एज इट इज, तो 3 5 15, कैंसिल आउट। इसका मतलब 3825 3 से कट जाएगा, और कितनी बार में 1275, यानी 3 से काटेंगे तो कितना होगा 1 2 7 5। अब देखो फिर 3 से काटो, तो 3 चौका 12 होगा, 3 चौका 12 और 3 दूनी 6, 3 5 15। अब देखो 425 3 से कटेगा कि नहीं, यहाँ पर ट्राई कर लो, कितना है 425, 3 से काटो पहले, कटता है कि नहीं, तो 3 एक 3 1 2, 3 चौका 12 कट गया, और यहाँ पर 5 शेषफल बचा जो कि 3 से नहीं कटेगा। तो इससे सिद्ध होता है कि 425 3 से नहीं कटेगा, तो किससे कटेगा 5 से, तो 5 से डायरेक्ट काटो, 5 8 है 40, तो 42 में 40 घटाओ 2 बचा, जो 2 5 कितना हुआ 25, तो 5 25। अभी फिर से कितना बचा 85, यानी 85 आया, तो 85 5 से काटो, तो 5 एक 5 और 5 एक 5, तो 8 में से 5 घटाओ कितना हुआ 3, तो 3 5 कितना हुआ 17, यानी 17 5 85 होता है। अब देखो 17 है तो 17 17 से कटेगा, तो 17 करने 17, तो इसको किस प्रकार लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंडों के रूप में। 3825 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे यहाँ पर 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 गुणे अंत में क्या 17। तो क्वेश्चन नंबर चौथा और पांचवा आप स्वयं ट्राई कीजिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के
HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF गुणे LCM है। और इसमें 3 प्रश्न है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वह है 26 और 91। हमें क्या करना है, इसका LCM और HCF दोनों ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर देंगे। ठीक है, तो 26 है तो 26 जैसा कि मैंने पिछले प्रॉब्लम में बताया था, तो 2 से कटेगा 13 बार में। अब 13 किससे कटेगा, 13 से, तो 13 कने 13। अब ऐसे ही 91 है तो 91 को भी यहाँ पर निकाल लो। तो 91 हम जानते हैं 13 से कट जाता है, 13 सते 91 और 7 एकाने 7। तो 26 है तो 26 लिखेंगे कैसे, 2 गुणे 13। और 91 को क्या लिखेंगे, 91। इसे बोलते हैं इक्वल टू, तो इक्वल टू 13 गुणे 7। अब देखो HCF और LCM हमें ज्ञात करना है, HCF और LCM। तो HCF क्या होता है, HCF यही होता है कि जो दोनों में हो। ठीक है, तो देखो 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है, जो दोनों में है उसे बोलते हैं HCF। तो 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, तो अतः HCF क्या होगा, 13। और LCM होता है, देखो जो दोनों है, जो दोनों में कॉमन है, इसमें भी 13 इसमें भी 13, तो 13 लिखो इनटू बाकी जितने भी बच गए दोनों, उन सभी का मल्टीप्लाई कर दो। देखो 13 तो है तो 13 मैंने लिख दिया, उसके बाद से बाकी क्या है, 7 है और 2 है, तो 13 में क्या लिखेंगे, 2 गुणे 7। तो क्या होगा, 13 गुणे 7 दूनी 14। तो 13 में 14 से मल्टीप्लाई कर लो, 13 14 कितना होगा, 4 3 12 का 2 हासिल 1, 4 कने 4 1 5, 13 कने 13, तो क्या होगा 2 5 3 8 1। ठीक है, तो कितना होगा, LCM होगा 182। अब क्वेश्चन में बोला गया था कि जांच कीजिए दो संख्याओं का गुणनफल LCM गुणे HCF है कि नहीं। तो उसको कैसे जांच करेंगे, देखिए दो संख्या कौन कौन सी थी, 26 गुणे 91। तो 26 गुणे 91 करो, तो दो संख्याओं का गुणनफल करना है, तो 26 गुणे 91 करो, 26 गुणे 91 देखो तो करो, तो 6 2 9 छक 54 के 4 हासिल 5, तो 9 दूनी 18 18 5 13, 18 5 23, तो क्या होगा 6। और यहाँ पर कितना कितना होगा, 4 2 6 3 2। देखो अगर दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होगा, तो देखो 13 में 182 का गुणा करो। अगर हम 182 में LCM क्या है, 182 182 और HCF क्या है, 13। अगर हम 182 में 13 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर 2366 आना चाहिए। तो करो, 3 दूनी 6, 8 3 का 24 के 4 हासिल 2 3 2 5 हुआ। अब 2 एज इट इज, 2 एकने 2 8 एकने 8 1 एकने 1। अब ऐड करो, कितना हुआ 6 4 2 6 8 5 13 के 3 हासिल 1 1। देखो दोनों सेम है कि नहीं, 2366 2366। इससे यह प्रूव होता है कि जो HCF और LCM निकला है वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। तो ऐसे ही जांच करेंगे। और जो बाकी प्रश्न है, प्रश्न दूसरा और तीसरा आप स्वयं कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना है। इसमें भी HCF और LCM ज्ञात करना है। सेकेंड वाला प्रॉब्लम भी था, उसमें भी HCF और LCM ज्ञात करना था। तो इसमें भी 3 प्रॉब्लम है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो जो तीसरा का फर्स्ट है, हमें LCM और HCF ज्ञात करना है। क्या दिया है, 12 15 21। तो सबसे पहले 12 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करो। तो 12 यहाँ पर लिखो। तो 12 किससे कटेगा, 2 से, तो 2 छक्के 12। उसके बाद से 2 तिया 6। अब किससे कटेगा, 3 एकने 3। और जो दूसरा है वो क्या है, 15। तो 15 को भी ऐसे ही अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर लो। क्या, तो 3 से कटेगा 15, 3 5 15।
5 एकने 5। तीसरा है क्या है 21, तो 21 मैंने लिखा। अब देखो 3 से काटो, 3 सत्ते 21, और फिर 7 किससे कटेगा, 7 से कटेगा। तो क्या करेंगे यहां पर लिख लेंगे। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को 2 गुणे 3। उसके बाद से 15 को क्या लिख सकते हैं, 15 यहां पर देखो 3 गुणे 5। 21 को क्या लिख सकते हैं, 21 को 3 गुणे 7, 3 गुणे 7। अब हमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम दोनों का हमें मान ज्ञात करना है। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वही होता है जो तीनों में कॉमन हो। तो यहां पर देखो 12 में भी 3 है, 15 में भी 3 है, और 21 में भी 3 है। तो एचसीएफ तो निकल गया, एचसीएफ क्या होगा 3। और एलसीएम के लिए मैंने क्या बताया था, जो तीनों में कॉमन है उसे लिख दो, तो 3। उसके बाद से जितने भी बचे सबका मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो देखो क्या क्या बच गया, 2 बचा, तो 2 गुणे, फिर से 2 बच गया, तो 2 गुणे, उसके बाद से क्या बचा 5 गुणे 7। तो गुणा करो कितना हुआ, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पचे 60, 60 सत्ते 60 में 6 से गुणा करो कितना हुआ, 7 से 42, 420। तो एचसीएम कितना होगा 3 और एलसीएम कितना होगा 420। जो सेकेंड वाला है वह है 17, 23 और 29। तो सेकेंड वाला क्या है देखो, 17, 23 और 29, या दूसरा प्रॉब्लम है 17, 23 और 29। इनका हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। तो देखो 17 को यहां पर 17 तो एज इट इज लिखो, तो 17 कने 17, और यहां पर जो 23 है, तो 23 देखो, 23 तो 2 और 3 और 4 5 से तो नहीं कटेगा, 23 तो 23 से कटेगा, तो 23 से कने 23। और वैसे 29 भी है, 29 भी 29 से ही कटेगा। तो देखो यहां पे 17 है तो क्या लिख सकते हैं, 17 गुणे 1 लिख सकते हैं कि नहीं। 17 में 1 से गुणा करेंगे तो 17 ही नहीं होगा। अरे यहां पर देखो 23, तो 23 को क्या लिख सकते हैं, 23 गुणे 1, 23 गुणे 1, ठीक है कि नहीं। और यहां पर देखो क्या है 29, तो 29 को क्या लिख सकते हैं भाई, 29 गुणे 1, ठीक है। अब देखो यहां पे हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम, एलसीएम और एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए मैंने क्या बताया था, एचसीएफ के लिए मैंने बताया था जो तीनों में कॉमन हो। तो तीनों में देखो इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो एचसीएफ तो 1 होगा। एचसीएफ तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। उसके बाद से क्या करना है, एलसीएम के लिए जो तीनों में कॉमन है उसे तो लिखो, 1 मैंने लिख दिया गुणे। अब देखो 17 है तो 17 गुणे 23 गुणे 29, आप इसे मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना। जो प्रॉब्लम नंबर तीसरा है वह है 8, 9 और 25। तीसरा क्या है, 8, 9, 25, 8, 9 और 25 का हमें एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करना है। तो ये तो बहुत ही आसान है, आप इसे स्वयं कर लेना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न संख्या 4 है, एचसीएफ 306 और 657 का जो एचसीएफ है वह 9 दिया है, और एलसीएम 306 और 657 का हमें ज्ञात करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, एचसीएफ दिया है 306 और 657 का एलसीएफ कितना दिया, एचसीएफ कितना दिया है 9 दिया है, और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो पहली संख्या यहाँ पर कितना है, पहली संख्या 306 गुणे दूसरी संख्या यानी जो सेकेंड नंबर है वह कितना है 657। तो 657 इक्वल टू एलसीएम तो हमें ज्ञात करना है, तो एलसीएम एज इट इज इंटू HCF। तो HCF कितना दिया है 9, तो 9। अब देखो यहाँ पे
9 मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो किस में होगा, डिवाइड में। तो क्या लिखेंगे 306 इंटू 657 बटा 9 इक्वल टू LCM। तो देखो 306 में 657 से गुणा कर लेना, उसके बाद से 9 से भाग देकर आंसर जो आएगा वही होगा LCM। तो आप इसे कर लेना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5, यह प्रॉब्लम थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन बहुत आसान भी। तो दिया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 टू पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें जांच करना 6 टू पावर n। अरे n क्या है, यहाँ पर प्राकृत संख्या है। n क्या है, प्राकृत संख्या। तो सबसे पहले जानते हैं आखिर प्राकृत संख्या होता क्या है। प्राकृत संख्या होता है जो 1 से स्टार्ट कर दो, यानी सिंपल भाषा में बोला जाए तो प्राकृत संख्या गिनती वाला जितने भी अंक है वो प्राकृत संख्या है। 1 2 3 4 5 डट ऐसे ही, ये प्राकृत संख्या कहलाता है। ठीक है, तो हमें जांच करना है क्या 6 टू पावर n, यानी 6 टू पावर n यह संख्या 0 पर समाप्त हो सकता है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे अगर 6 टू पावर n मान लो यह 0 पर समाप्त होगा, यानी 0 पर समाप्त होगा, तो अगर 0 पर समाप्त होगा इसका मतलब 5 से भाग देने पर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो 6 टू पावर n 0 पर समाप्त हो जाएगा तो 5 से डिवाइड करने पर वो डिविजिबल होगा 5 से, यानी 5 से वह कट जाएगा। लेकिन ये 5 क्या है, यहाँ पे 5 है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है, वह संख्या जो केवल अपने आप से कटे, दूसरे किसी संख्या से नहीं। तो 5 अपने आप से कटता है तो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या। तो देखो यहाँ पे तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इस संख्या है 6, अगर इसके गुणनखंडन में 5 होगा तभी ये 0 पर समाप्त होगा, वरना नहीं। तो देखो यहाँ पर जो 6 है इसको गुणनखंड करो, कितना हुआ 2 गुणे 3, तो 2 3 का 6, तो इसमें तो 5 है ही नहीं। ठीक है, और वैसे देखो n क्या है, n प्राकृत संख्या है 1 2 3 4 5। जब देखो n बराबर 1 रखो, 1 n बराबर 1 रखने पर यहाँ पर देखो 6 टू पावर 1, तो 6 के पावर 1 6 हुआ। अब n बराबर 2 रखो तो 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। अब n बराबर 3 रखो, कितना हुआ 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब कितना होता है 216। और यहाँ पर अगर स्क्वायर निकालना आप नहीं जानते हैं तो 6 का स्क्वायर मतलब होता है 6 गुणे 6, 6 का क्यूब मतलब होता है 6 गुणे 6 गुणे 6 ऐसे। ठीक है, और n बराबर 4 रखो, 6 के पावर 4। तो अगर हम 6 के पावर 4 भी ज्ञात करेंगे तो लास्ट में 6 आएगा। ऐसे ही 6 का क्यूब भी निकालेंगे तो लास्ट में 6 आएगा। तो आप ऐसे भी 4 5 6 अनेकों संख्या रख के देख लेना, 0 किसी के भी अंत में नहीं आएगा। ठीक है, तो इससे सिद्ध होता है कि अगर 6 टू पावर n जहाँ प्राकृत संख्या है 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। तो पूछा गया क्या यह समाप्त हो सकता है, तो आंसर होगा नो। क्या होगा, नो, नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, व्याख्या कीजिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 को हल करने के लिए आपको ये जो यहाँ पर जो परिभाषा में लिखा हूँ ये याद होना चाहिए। जैसे कि भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या क्या है, वे संख्या जो किसी दूसरे संख्या से भी विभाजित हो जाए। विभाजित मतलब भाग देने पर कट जाए, भाज्य संख्या कहलाता है। तो 4 है 2 से भाग दो, कट जाएगा कि नहीं।
और देखो 6 है तो 3 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, इसलिए अभाज्य संख्या है। 8 देखो 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, वैसे 3 वैसे 9 है तो 9 3 से भी कट जाएगा, ठीक है। 10 2 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा। ऐसे ही और संख्या, तो ये सभी संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। और देखते हैं अभाज्य संख्या क्या है, वे संख्या जो केवल अपने आप से विभाजित हो, अभाज्य संख्या कहलाता है। वे संख्या जो किसी दूसरे संख्या से भाग देने पर ना कटे, केवल अपने आप द्वारा भाग देने पर कटे, वह क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29। देखो 19 2 3 से भाग देने पर कटेगा नहीं ना, नहीं 4 से कटेगा, नहीं 5 से 6 से किसी भी नहीं कटेगा, केवल 19 से ही कटेगा। जो लास्ट में मैंने स्टेटमेंट लिखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो भाज्य संख्या गुणे अभाज्य संख्या, जब भी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या दोनों का आपस में गुणनफल होता है तो जो संख्या मिलती है वह भाज्य संख्या होती है, ठीक है। तो ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम नंबर 6 को हल करने के लिए। तो चलिए हल करते हैं।